हेलो, नमस्ते, मैं अभी शुक्ला आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज सीटेट पेपर 1, पेपर 2 का फर्स्ट डे का एग्ज़ाम हो चुका है, कल सेकंड डे का एग्ज़ाम है। जिन-जिन अभ्यर्थी का अभी पेपर 2 दे के आए हैं मैथ्स का, मैथ्स और साइंस वाले, वो लोग ध्यान दे लें और मिला लें अपने पेपर को, कितने क्वेश्चन सही हैं। और कल का जिनका पेपर है, वो विशेष रूप से ध्यान दें कि किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आए हैं। इस प्रकार से अब तो कुछ नया तो किया नहीं जा सकता, लेकिन सॉल्यूशन देख सकते हैं। हो सकता है इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो कम से कम इतना तो सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक एक-एक सॉल्यूशन को मैं डिटेल के साथ कराने वाला हूँ। आप इसको प्लीज़ ज़रूर ध्यान से देखें। ये आपके 7 फरवरी के क्वेश्चन हैं जो आपके सेकंड शिफ्ट में आए थे, वो वाले। तो आप इनको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। मैं इनको कराने वाला हूँ, एक-एक सॉल्यूशन आपका बहुत अच्छे तरीके से कराएँगे। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के बाद से इसमें एक अननोन जो नंबर है x है, इसकी वैल्यू फाइंड होगी और फाइंड होने के बाद से इसमें आपका पुट करेंगे वैल्यू तो आपकी इसकी कंप्लीट वैल्यू आपकी निकल जाएगी। आपका यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले क्या करेंगे जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं, ब्रैकेट वाली चीज़ों को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको हम एज़ इट इज़ लिखेंगे 7x - 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/3। ध्यान दें सिम्प्लीफिकेशन है तो बहुत ईज़ी लेकिन कन्फ्यूज़ कर देगा। यहाँ पे लिखा है 2x यहाँ पे इसको हम 2x/1 मान लें, तो ये भी आपका एक भिन्न में हो गया, ये भी भिन्न में हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेकर के बराबर करेंगे, या तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। इसको बराबर करने के लिए इसको इसमें डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 4x होगा, माइनस ध्यान दें कि इसके इसके पहले माइनस लगा है, इसका मतलब कि सॉल्व करते टाइम ये आपका प्लस हो जाएगा। तो 2 को 2 से डिवाइड कराएँगे तो 1 बार जाएगा और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस x होगा, लेकिन माइनस पहले तो 1 प्लस x होगा। होगा ना? अब ये ब्रैकेट क्लोज़ हो जाएगा आपका। क्लियर है? इज़ इक्वल टू 10/3 बहुत आसानी से देखिएगा समझ में आ जाएगा। उसके बाद से फिर सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि 7x - 1/4 माइनस 1/3 ये ब्रैकेट में हो गया 4x और x कितना हो गया? ये हो गया 5x - 1/2 ये हो गया आपका 10/3 क्लियर है? ये है आपका 7x - 1/4 अब ध्यान दें, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो इन ब्रैकेट को क्लोज़ रखे रहेंगे। अब क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो पहले इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे, तो अंदर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अंश में तो वैसे ही होगा 5x - 1 ही रहेगा और नीचे क्या होगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज़ कर लेंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो 10/3 होगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान देंगे, इन दोनों के एलसीएम को हमको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए इनको 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा। 12 करने के लिए इनको ऊपर-नीचे दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कराएँगे या इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12। हो जाएगा ना 12? 12 होगा तो 4 को इसमें डिवाइड कराएँगे, तो 3 बार जाएगा, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कराएँगे, कितना होगा 21x - 3 हो जाएगा। ये माइनस होगा, ब्रैकेट में ऐसे रखे रहेंगे। 6 को इसमें डिवाइड कराएँगे, 2 बार जाएगा, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कराएँगे, ये हो जाएगा 10x माइनस कितना होगा 2 होगा ऐसे ही ब्रैकेट क्लोज़ इज़ इक्वल टू 10/3 फिर यहाँ पे ध्यान दें, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 21x - 3 माइनस 10x प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि माइनस लगा हुआ ब्रैकेट ओपन हुआ प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 12 इज़ इक्वल टू ये हो गया 10/3 ठीक है? 21x और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11x और ये -3 और +2 तो माइनस और प्लस मिलकर कितना होता है? माइनस होता है। सिंबल जिसका होता है वही सिंबल उधर जाता है, यहाँ पास माइनस का सिंबल ज़्यादा है तो -1 हो गया, डिवाइडेड बाय 12 हो गया, इज़ इक्वल टू 10/3 हो गया। ध्यान दें 11x - 1 है ना? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएँगे तो ये हो जाएगा 33x - 3 इज़ इक्वल टू 120 हो जाएगा ना? 12 दाम है, ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको ऐसे बोलते हैं। जब दोनों की तरफ आपका दोनों तरफ फ्रैक्शन वाली मतलब कि फ्रैक्शन हो और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 33x यहीं रखेंगे इज़ इक्वल टू 123 होगा और x की वैल्यू हो जाएगा 123/33 दोनों 3 से कट जाएगा 3 4 जा 12 3 1 जा 3 और ये हो गया 11 बार मतलब x की वैल्यू 41/11 आ गया। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है इस वाले इक्वेशन में रख के पुट कर देना है। ये है 11 x की जगह पे हम रखेंगे 41/11 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2 11 से 11 क्रॉस हो गया। अब क्या हो गया 41 और 21 मिलके कितना हो गया 1 और 1 2
और 4 और 2 6/2 और ये काट देंगे तो कितना हो गया 62 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना होगा 31 होगा। 31 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी वीडियो पसंद आ रही है? सॉल्यूशन पसंद आया? प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दें, सेशन को शेयर कर दें, ठीक है ना? चलिए, अब हम चाहते हैं आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग पास टाइम है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको देख सकते हैं, वरना साथ में देखते चलिए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 नंबर ध्यान देंगे। कह रहा है कि ये वाली चीज़ जो चीज़ दी हुई है, ये भी इक्वेशन में है, जैसे आपका गुणनखंड पढ़ते हैं ना, गुणनखंड करने का फैक्टराइज़ेशन मेथड से उसका एक गुणनखंड देना इसमें से कौन-सा है? क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर 2x माइनस 4y दिया है और ये देख रहे हैं कि 4x का स्क्वायर है प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16y। ये कहीं न कहीं देख रहे हैं किसका स्क्वायर दिख रहा है? ये मेरे ख्याल से दिख रहा है 2x माइनस 4y का होल स्क्वायर दिख रहा है। आपको पता है a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होता है ना? माइनस 2ab होता है। तो आपको इसी में रखना है, यही वाली दिया है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab दिया है नहीं? a का स्क्वायर का मतलब है आपका 2 और b का स्क्वायर का मतलब 4 तो मतलब 2x माइनस 4y लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 2x माइनस 4y प्लस 6। अब इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 6। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या बन रहा है? ये द्विघात समीकरण का एक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? द्विघात समीकरण दिख रहा है आपको? तो दिख रहा है तो इसको जगह पे हम क्या करेंगे अपने मन से कोई नंबर को मान लेंगे, कोई अननोन नंबर को। जैसे हम कहें कि सर हम मान ले रहे हैं कि 2x माइनस 4y इज़ इक्वल टू हम मान ले रहे हैं m, ठीक है? अब हर जगह आप इसके जगह पे m रख लीजिए 5m प्लस 6m का स्क्वायर माइनस 6 रख सकते हैं। तो क्या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 6m का स्क्वायर प्लस 5m माइनस 6 लिख सकते हैं। ये द्विघात समीकरण का फ़ॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे? इस बीच वाले को तोड़ लेंगे। इसको इस नंबर में तोड़ेंगे, इसको और ये वाले को मल्टीप्लाई गुणनखंड करने का तरीका क्या है? ये लास्ट वाला फर्स्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कराएँ तो 36 है। इस 36 को ऐसे 2 टर्म में तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर 5 आए। तो हम देख रहे हैं कि 9 में से 4 जाए कितना बन जाएगा 5। तो इसको 9 माइनस 4 के रूप फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो इसको देखिए ये 6m का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 9m माइनस 4m माइनस 6 लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं दोनों जगह से क्या कॉमन मिल रहा है? तो यहाँ से हमको 3m कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो गया आपका 3m हो गया प्लस यहाँ पे क्या सॉरी यहाँ पे 2m हो गया और ये हो गया आपका 3m। यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल रहा है? माइनस 2 कॉमन मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 2m और माइनस हम कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे माइनस जगह पे क्या हो जाएगा आपका प्लस और 3m। फिर से देख रहे हैं कि 2 जगह से 2m प्लस 3m और 2m प्लस 3m कॉमन हो गया। तो 2m प्लस 3m कॉमन हो गया और यहाँ पे हो गया आपका 3m माइनस 2 ये हो गया। अब क्या करेंगे हम किसी इक्वेशन में m की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करके देखेंगे और देखेंगे क्या कोई इक्वेशन इसमें सेट हो रहा है कि नहीं। चलिए हम इसी को देख लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसमें कोई सेट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपका दिया हुआ है 3m माइनस 2। अब m की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए 3 m की वैल्यू है 2x माइनस 4y माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई कराएँगे ये हो जाएगा 6x माइनस 4 3 जा 12y माइनस 2। क्या कहीं कोई ऑप्शन दिख रहा है? 6x कहीं दिख रहा है? 6x 3 2 जा 6x कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है? कहीं देखिए गड़बड़ हुआ है। ओह! यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे m नहीं है ये, मैं माफ़ी चाहता हूँ 1 सेकंड। यहाँ पे m नहीं है, ठीक है ना? ये m नहीं है क्योंकि हम तो m कॉमन ले लिए थे ना यहाँ से। यहाँ से हम कॉमन ले और यहाँ पे m तो यहाँ पर भी m नहीं है, ये मेरे से गलती हुई थी। तो 2m प्लस 3 हो गया, 2m प्लस 3 और ये हो गया 3m माइनस 2। इस पे तो कोई कोई भी चीज़ मतलब इस पे नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में रख के एक बार देख लेंगे। हम इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, ठीक है ना? इस इक्वेशन को आप एक बार हटा लीजिए और पहले वाली इक्वेशन में रख के चेक कर लीजिए, हो सकता है उससे आपको आंसर मिल जाए। एक बार चेक कर लीजिए उस पे, ध्यान दें। एक बार उस पे हम रख के चेक कर लेते हैं, 1 सेकंड। ये इस पे हम रखते हैं 2m प्लस 3 पे। m की वैल्यू क्या है हमारी? m की वैल्यू है आपकी 2x माइनस 4y प्लस 3, है ना? अब ये होगा आपका मल्टीप्लाई के अंदर करा लीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कराएँगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 8y प्लस 3। क्या इक्वेशन कहीं दिख रही है आपको?
क्या इक्वेशन कहाँ दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका क्या हो सकता है? एक फैक्टर हो सकता है, इसका एक गुणनखंड हो सकता है। क्लियर है? यहाँ पे मैं ध्यान नहीं दिया था, प्लीज़ माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे m लिख दिया था। इसको दोबारा आप देख लीजिएगा, यहाँ पे m हटाए क्योंकि यहाँ से m तो कॉमन ले लिए थे ना, तो यहाँ से m तो खत्म हो जाएगा, मैंने m से दोबारा लिख दिया। ठीक है? आगे चलें? चलिए, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। आसान क्वेश्चन है ये भी, बहुत आसान है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दें। क्वेश्चन आपके सामने है कि एक दुकानदार है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा और ऊपर कर ले रहे हैं। हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। एक दुकानदार है, जो एक पंखे को 1500 रुपए पे खरीदता है, मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, वो 1500 रुपए है। उसके बाद क्या करता है, इस पर 2500 मूल्य अंकित कर देता है, मतलब कि उस पे मार्क प्राइस मतलब उस पे क्या करता है, स्टिकर लगा देता है 2500 का। मतलब वो सामान वो 2500 पे दिखेगा। बिकेगा। अब उसपे या तो डिस्काउंट दे या जो भी करे। कह रहा है कि अब इस पंखे को क्या कर रहा है उसके अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य का मतलब कि मार्क प्राइस पर 20% की छूट देता है। मतलब कि जो प्राइस जो ₹2500 में देता था, वो 100% की वैल्यू थी। अब क्या कर रहा है उससे 20% की छूट दे रहा है। मतलब कि अब उसको 80% दे रहा है। तो क्या हम इसका 80% निकाल सकते हैं? चलिए 80% निकाल दिए। ये 0 से 0 0 काट लीजिए। ये हो गया 25/200। इसका एक और 0 मतलब अब उसकी जो प्राइस है वो ₹2000 हो गई। 20% डिकाउंट डिस्काउंट देने के बाद से मतलब कि 2500 की एमआरपी थी। उन्होंने कहा 20% डिस्काउंट दे रहे हैं तो अब उसकी प्राइस जो हो गई वो ₹2000 हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है? साथ ही भुगतान पर उनको ₹250 की अतिरिक्त छूट भी देता है। और यदि कोई ग्राहक पंखे को नकद भुगतान करके खरीदता है, तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ? अब ये कह रहा है कि यदि आप नकद लेंगे तो मैं ₹250 और आपको ऑफ कर दूँगा और दुकानदार कह रहा है ठीक मैं नकद ले ही लेता हूँ। तो उसको 250 और कम में दे देगा ना उसको, तो माइनस कर लेंगे। इसका मतलब 0 में से 0 जाए 0 और 10 में से 5 जाए 5, 9 में 2 जाए 7 और 1 में से 1 जाए। अब उस जो मतलब कस्टमर है, उस कस्टमर को वो सामान कितने रुपए में मिल रहा है? ₹1750 मिल रहा है। तो ये बताओ दुकानदार कितने रुपए में बेचा उस सामान को? लाया खरीद करके 1500 में और उसको बेचा कितने रुपए में? तो फाइनली ₹1750 में बेचा ना। ये बताओ उसको बोल रहा है कि कितने रुपए का लाभ हुआ? तो ₹1750 में बेचा है और ₹1500 में खरीद के लाया है। तो इसका मतलब कि 1750 माइनस 1500 हो जाएगा ना। इसका मतलब उसको जो लाभ होगा वो ₹250 का लाभ हो जाएगा। कितने रुपए का लाभ होगा? ₹250 का, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है। जो ये टिक किया हुआ है आप बिल्कुल उस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये किसी के द्वारा टिक किया हुआ है। मैं जो टिक लगा रहा हूँ उसको देखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दे दिए, दोबारा इसको पॉज़ करके दोबारा पढ़ सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर है? 33 के बाद से 34 है। 34 कह रहा है, एक संख्या है जो 4, 10, 12, 24 को x जोड़ा जाता है, तब इस क्रम में प्राप्त जो परिणामी संख्या है वो समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या है, मान लो एक संख्या यहाँ पे है और एक संख्या यहाँ पर है, ठीक है ना? कोई संख्या यहाँ है, कोई संख्या है। समानुपाती का मतलब ये हो गया ये इनके इसके समानुपाती, इसका मतलब इनका मल्टीपल इनके मल्टीपल के बराबर होगा। समझ में आया? इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को रखते हैं। कह रहा है कि 4:10 ये हो जाएगा। समानुपाती है मतलब ये समानुपाती है किसके? तो 12:24 के। कहने का मतलब ये है। क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यही रूल कहता है। फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट वाले से मल्टीप्लाई और सेकंड वाले को इससे फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करके बराबर करते हैं। ये बताओ 4 को 24 से मल्टीप्लाई कराएँगे कितना हो जाएगा? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है। लेकिन ध्यान देना इसमें कह रहा है कि प्रत्येक में x जोड़ना है। तो हम इसको क्या करेंगे? दोबारा हम इसमें लिखते हैं, दोबारा इसको हम x लिखेंगे। इसका मतलब कि 4 प्लस x रेशियो 10 प्लस x, ये समानुपात का सिंबल है। 12 प्लस x फिर रेशियो 24 प्लस x, 24 प्लस x। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। इसको आप ऐसे कर सकते हैं 4 प्लस x डिवाइडेड 10 प्लस x, ऐसे भी कर सकते हैं और इसके जगह पर आप इक्वल का सिंबल लगाएंगे। ये है 12 प्लस x डिवाइडेड 24 प्लस x। मैंने बोला इक्वल का सिंबल लगा हो और दोनों तरफ आपका फ्रैक्शन वाले सिंबल हो तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या होगा? 4x प्लस सॉरी ये होगा आपका 4 प्लस एक्स, ठीक है? 4 प्लस एक्स
मल्टीप्लाई 24 प्लस एक्स, बहुत बेसिक तरीके से बता दे रहे हैं हम। फिर इसको क्या करेंगे, 12 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 10 प्लस एक्स, ठीक है। इस पहले वाले नंबर को पकड़िए और इसको दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करा लीजिए। वैसे ही सेकंड नंबर को पकड़ेंगे, फिर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई कराया जाता है आपके सीरियल वाले नंबर को। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। 4 को 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 चौको होता है 96, फिर प्लस का सिंबल है, प्लस लगा देंगे। फिर 4 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4x हो गया। अब दूसरे वाले पहले सिंबल आपका प्लस है, प्लस लिख दिया क्योंकि यहाँ पर भी आपका प्लस ये था। अब इस x को 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 24x। अब फिर प्लस, यहाँ पर प्लस तो प्लस हो जाएगा, और x को s से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 120, सेम जैसे इसको कराया वैसे इसको भी 12 को 10 से मल्टीप्लाई कराया 120, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 12x, फिर प्लस का सिंबल लिखेंगे ये 10x होगा क्योंकि x को 10 से मल्टीप्लाई कराया 10, फिर आपका आपका x और x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस आपका x का स्क्वायर। इक्वल का सिंबल लगा है, दोनों तरफ सेम चीजें हैं तो इनको हम काट लेंगे, ठीक है। ये 96x ऐसे लिखेंगे, 96 प्लस और 24 ये कितना हो जाएगा 28x, होगा कि नहीं होगा, ध्यान देंगे होगा। इज इक्वल टू ये है 120 और ये हो जाएगा 12 और 10 मिलकर के 22x। अब क्या करेंगे, इस 28x को ऐसे ही रखे रहिए और इस x वाले को इसके पास लाइए तो 22x होगा। इस वाले को नंबर वाले टर्म को नंबर वाले के पास भेजिए, 120 ये है, ये वाला इसके पास आ जाएगा तो माइनस 96 हो जाएगा। ये बताइए 28x में से 22x चला जाएगा, कितना बचेगा। आप कहेंगे सर इसमें से 6x बचेगा, बचेगा। और 120 में से 96 चला गया तो कितना हो गया 20 है, और ये और 24 4 वो 24 हो गया, मतलब 120 में से 96 कितना हुआ 24 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो 4 आ गई। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, आपको बतानी है 3x प्लस 1, किसकी बतानी है 3x प्लस 1 की। x की वैल्यू 4 है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 हो जाएगा प्लस 1, कितना इसका आंसर होना चाहिए 30। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका 13 आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोबारा पॉज करके देख सकते हैं। क्लियर है। अब आ जाइए इसके बारे में। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि 3x प्लस 30 डिग्री और 2x प्लस 20 डिग्री दो संपूरक कोण है, मतलब टू सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है किसी भी दो एंगल का सम आपका 180 के इक्वल होता है तो संपूरक सप्लीमेंट्री होगी। और कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है कब जब किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो कंप्लीमेंट्री हुआ, उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, ये समपूरक कोण है। तो समपूरक कोण का मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए। ध्यान देना, आज सप्लीमेंट्री तो कल कंप्लीमेंट्री आ सकता है, तो उसको 180 के इक्वल नहीं रखना, उसको 90 के इक्वल रखना है। तो इसको बस ऐसे ही लिख देना है 3x प्लस 30 प्लस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 के इक्वल, क्योंकि संपूरक है तो 180, कंप्लीमेंट्री पूछेगा तो 90। 3x और 2x मिलकर के हो जाएगा 5x प्लस 30 और 20 मिलकर हो जाएगा 50 बराबर 180। ये हो जाएगा 5x बराबर 180 में से 50 है 130 हो जाएगा। x की वैल्यू बताएंगे 130 बटा 5, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 छः 30, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 26 आ गई। x की वैल्यू 26 आई ना, दोबारा देख लीजिए, ये 30 और 20 85 है, बिल्कुल 30 है, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो 50 नहीं होगा, माइनस 30 और प्लस 20 कितना मिल गया, हो गया आपका हो जाएगा ये, मैं इसको दोबारा कर दे रहा हूँ, ध्यान दे दें, इसको मैं दोबारा कर दे रहा हूँ, ध्यान दे दीजिएगा, सॉरी, ध्यान दें। ये क्या कह रहा है, बस इसको बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, तो इसको हम माइनस में करके देखते हैं। ये 3x हो गया, और ये बताइए 3x और 2x मिलकर के 5x तो होगा ही, तो माइनस 30 और प्लस 20 कितना हो जाएगा माइनस 10 होगा ना, बराबर 180। इसका मतलब 5x बराबर 190 होगा, इसका मतलब x बराबर कितना होगा 190 बटा 5 होगा। तो 5 तिहाई 15, 4 जीरो, मतलब ये हो जाएगा 38, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगा 38, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आपका, पूछ रहा है अब कि 2x माइनस 4 की वैल्यू बतानी है। x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 38 माइनस 4, 38 गुना कितना होता है 76, और माइनस 4 कितना हो जाएगा
72 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड दिख रहा है। बहुत आसान था, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका 72 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपका लेवल ठीक होगा मैथ्स में तो ही आप इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना थोड़ी सी दिक्कत तो हो सकती है आपके लिए। बट आप ध्यान दें, मैं आपको बता रहा हूँ। करेक्ट त्रिभुज है पी क्यू आर। क्या है आपका? ये है आपका, मैं बता रहा हूँ, ये है आपका पी क्यू आर एक त्रिभुज है। कह रहा है कि पी और क्यू क्रमशः 30 डिग्री और 50 डिग्री, मतलब कि पी आपका 30 डिग्री और क्यू आपका 50 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये 100 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। 50 30 80 हो गया तो बचा कितना? 100। तो ये 100 हो गया। उसके बाद क्या करा? यदि कोण पी और कोण क्यू के समद्विभाजक एक बिंदु ओ पर मिलते हैं, मतलब समद्विभाजक का मतलब इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक किसी पॉइंट पर मिलते हैं जिसका नाम है ओ, ठीक है। ओ पर मिलते हैं तो आपको ये वाली वैल्यू बतानी है। ध्यान देना, जब आपके किसी भी दो कोण के त्रिभुज दो दो कोण हो और उसका समद्विभाजक किसी सेंटर पर बिंदु पर मिल रहा हो तो इसका फॉर्मूला कहता है एंगल पी ओ क्यू बराबर जो होगा वो 90 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई ए, मतलब कि ए बाई 2 होता है, इसके हाफ बाई 2 होता है। हमको इसका वैल्यू सबसे पहले बताना होगा क्योंकि हमारा पी ओ क्यू पूछ रहा है। तो एंगल पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 90 प्लस ए की वैल्यू 100 है, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये हो गया आपका 140। तो पी ओ क्यू की वैल्यू आ गई ना, कितनी आ गई? 50, 140 आ गई। याद रखिएगा ये फार्मूला। इस प्रकार के क्वेश्चन बनने के आ सकते हैं, दोबारा हाईली चांस है इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके इस बात को ध्यान रखना है। 140 हो गया है। अब कह रहा है कि इस वैल्यू वैल्यू में पुट करना है। दिया है 2 पी ओ क्यू, ठीक है, माइनस 10। ये है 2 को 140 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, माइनस 10। ये हो जाएगा 280 में से 10 को माइनस कर लेंगे, 270 डिग्री इसका आंसर होगा। इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। इस फार्मूले को जरूर याद रख लीजिएगा। जब भी कोई भी त्रिभुज दे, दो एंगल और तीसरा एंगल तो आप बता देंगे उसमें का। उसके बाद किसी भी दो कोण का समद्विभाजक दिया हो और वो आपके किसी पॉइंट मतलब अंदर इंटीरियर में ही लाई करता हो किसी बिंदु पर, जो ओ है, आप कोई भी पॉइंट दे सकता है, तो आपको वाली वैल्यू पहली बात वो आपका जो पॉइंट जिस पॉइंट पे मीट करेगा उस पॉइंट की वैल्यू फाइंड होगी, जो आपकी क्या होगी? 90 प्लस और उसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी, जो थर्ड एंगल बचेगा उसका हाफ का सम। ठीक है ना? इस प्रकार की चीजों को ध्यान रखना है। आगे बढ़े। 36 के बाद से 37 कह रहा है निम्न मापे हैं समकोण त्रिभुज भुजाएं नहीं बन सकती। कोई भी समकोण त्रिभुज यही तो होता है कि इनका जो स्क्वायर होगा वो इनके स्क्वायर के बराबर होगा। मान लीजिए ए बी सी हम कोई भी त्रिभुज दे रहे हैं, इसका मतलब कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब यही तो समकोण त्रिभुज होगा कि जब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर इसके लंब का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। हम किसी भी ऑप्शन को उठा के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए हम ऑप्शन नंबर 4 को उठा के देख सकते हैं, थर्ड को देख सकते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 से किसी भी ऑप्शन को देख सकते हैं। ये बताइए 4.5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो 4.5 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे और क्या कर सकते हैं? यही करेंगे ना। तो पचम 25 पचम 25, पाँचों को 20 और 2 22, पाँचों को 20, चार को 16, 2 18। कितना हो गया? 5 2 8 2 10 और 1 और 1 आपका 2। आपका एक डेसिमल के बाद यहाँ पे लगा, एक डेसिमल के बाद इसका तो इतना तो आता होगा। इसका मतलब कि 20.25। दूसरा क्या होगा? 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 होगा। और तीसरा क्या होगा आपका? 7.5 का स्क्वायर। तो 7.5 का स्क्वायर करेंगे आप, पचम 25, 7 पचे 35, 2 37, 7 पचे 35, 2, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, सस्ता 49, 3 52। ये होगा आपका 5, 7 5 12, 3 2 5 1 6, ये 5, मतलब 56.25। ये हो जाएगा 56.25। सबका स्क्वायर हो गया ना? क्या किसी को 2 को माइनस करने के बाद से ये वाली वैल्यू मिल रही है आपकी? इस बात पे ध्यान दीजिए। ऐसी कोई वैल्यू है जो मिल रही है?
मतलब कि 20 और 3 को जोड़ लें 23 हो गया, या इसको इसमें से माइनस कर लें, तो मतलब किसी 2 को ऐड करने के बाद से कोई तीसरा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना? तो नहीं मिल रहा है तो इसका आंसर मतलब ये तो नहीं हो सकता है बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन का मतलब कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 होता है, और 16 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है? 256 होता है, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। क्या इन दोनों को माइनस करने के बाद इसका इसका स्क्वायर निकल रहा है, ये इक्वल आ रहा है? बिल्कुल ये भी नहीं आ रहा है। इस बात को ध्यान दें, इसको चेक करिए। तो 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर करते कितना होता है? 625 होता है ना? तो ये हो जाएगा 6.25। ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 छः का 36, और 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका? 6.5 है ना? 6.5, तो 6.5 का स्क्वायर करके देख लीजिए कितना हो रहा है। दोबारा चेक कर लीजिए इसको। ये है 6.5, ये है 2.5, ये है 6। 6 का 2.5 का इतना हो गया, 6 का इतना हो गया। 6.5 का देख लीजिए। 6.5, 6.5, ये हो गया पचम 25। 2 6 पचे 30 तो 32, और 6 पचे 30 हासिल 3, 6 छः का 36, और 3 कितना हो गया? 39। ये हो गया 5 2 9 3 12, ये 42.25 कितना हो गया आपका? 42.25। क्या इन दोनों का सम क्या इसके इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 36 6 42.25 के बराबर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब किस वैल्यू में सेटिस्फाइड कर लिया? ऑप्शन नंबर थर्ड में। ऐसे त्रिभुज हो सकता है कि आए, कह रहा है कि नहीं बन सकती हैं। इसका मतलब ये तो बन रही हैं, ये बन रही है ना, बट ये नहीं बन रही है, तो ऑप्शन नंबर यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है। इसमें कह रहा है कि नहीं बन सकती, इसका मतलब ये तो बन रहा है ना, ये तो आपका बन रहा है। सॉरी, ये तो बन रहा है ना, तो ऑप्शन तो ये तो नहीं हो सकता है। मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बनाना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। तो पहला ऑप्शन ये वाला ये इसको हम चेक करके देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये तो मेरे ख्याल से यही नहीं बनाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा, ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आसान है ये, ट्रिपलेट इसका बनाना दिखना चाहिए। बस आपका ट्रिपलेट बस बन जाए। ट्रिपलेट का मतलब कि ये वाली वैल्यू जो हम बताए हैं आपको, इस वाली इक्वेशन में सेट कर ले वो। जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो आपका हाइपोटेनस होता है, ज़ाहिर-सी बात है। यदि हाइपोटेनस आपका ये है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256 होगा, और ये जो होना चाहिए इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, और 12 का 144 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 4 4 8, 6 4 10, और ये कितना 208। इसका मतलब यही बराबर नहीं हो रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए। ठीक है ना? देखिए, ये भी आपका ट्रिपलेट बन रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे देख लीजिए। 4 से इसको काट के देखते हैं तो 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 3 4 5 का भी ट्रिपलेट बनता है। ये मैंने आपको ट्रिपलेट बना के ही दिखा दिया था, ये भी ट्रिपलेट आपका बन रहा था। ठीक है ना? कैसे बन रहा था आप देखे थे? ये 2.5 का स्क्वायर किया था हमने, कितना हुआ था ये? 12.25 हुआ था 12.25। इसका कितना हुआ था? तो ये होता 6 छक्का 36 हुआ था, और ये कितना हुआ था आपका? ये सॉरी, ये 6.25 हुआ था, और 6.5 कितना हुआ था ये? तो ये आपका 42.25 हुआ था। क्या इन दोनों का जो सम होगा, क्या तीसरे वाले सम के बराबर नहीं है? है ना? तो यानी ये भी आपका ट्रिपलेट बना रहा है, ये भी ट्रिपलेट बना रहा है, तो मतलब समकोण त्रिभुज भी बनाएगा। और तीसरी बात इसमें ये बात थी, ये आपका हाइपोटेनस सबसे बड़ा वाला है। हाइपोटेनस का मतलब ये मैंने बता दिया है, 256, इसका 144, इसका 64। क्या इन दोनों का सम इसके बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो यहीं पे ऑप्शन मिल गया आंसर हमारा, और ये होगा ही नहीं। ये इसका भी आपका ट्रिपलेट होगा। इसका जो ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, समझ में आया? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान दें। ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से वो कौन-सा अक्षर है जो घूर्णन सममिति नहीं है? घूर्णन सममिति मतलब जिसको किसी भी तरीके से रोटेट कराया जाए, तो उसकी मतलब आकृति बिल्कुल ना बदले। तो इन्होंने जो टिक किया है, ये गलत टिक किए हैं, तो होगा ही नहीं। ओ को आप किसी भी तरह से घुमाते जाएँ, वो ही बनता जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। एच को भी घुमाएँगे, एच को आप ऐसे घुमा लें, किसी मान लीजिए एच ऐसे बना है, इसको घुमा के ऐसे बना लें, तो भी एच ऐसे ही बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? इसकी आकृति में कोई चेंज नहीं, मतलब ये भी आपकी आकृति सममित है, आकृति सममित नहीं है।
ये आप ध्यान दीजिएगा। एन को भी आप ऐसे ही घुमाएँगे, घुमाते रह जाएँगे तो भी आपकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप ई जो है, ई ऐसे बनाया है, इसको घुमाएँगे तो आपका ई कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा। इसकी सममिति चेंज हो गई, आकृति चेंज हो गई। इसका मतलब इसमें सममिति नहीं है, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज में पी क्यू आर एस का विकर्ण दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, ये पैरेललोग्राम दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ध्यान दें, पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। आपका ये है पी क्यू आर एस, ध्यान दें। पी क्यू आर एस, ठीक है ना? इसकी क्या होती है? ये आपके डायगोनल्स होते हैं, इसके विकर्ण होते हैं, जो क्या करते हैं? बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट होने का मतलब कि ये वाली चीज ये वाली के बराबर होगी और ये वाला चीज ये वाले के बराबर होगा। इसको हम ओ मान लेते हैं। मतलब क्या होगा? हमारा जो ओ एस होगा वो ओ क्यू के बराबर होगा और जो आपका पी आर होगा, सॉरी ओ पी होगा, वो ओ आर के बराबर होगा। क्लियर है पॉइंट? अब आप क्या करिए, क्वेश्चन पुट करिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ओपी की वैल्यू दी हुई है, ओपी ओपी ये वाली वाली दी हुई है, ओपी ये है आपकी ओपी बराबर ओ आर। ओपी के बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई और ओ आर कितना दिया हुआ है? ओ आर दिया हुआ 16। ठीक है। दूसरा बात, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। आप यहाँ पे ऐसे रख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे रख लीजिए। आप एक समझ गए ना? इतना इतना तो समझ गए। तो यहाँ पे आप फिगर में क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर लेंगे। आप फिगर में वैल्यू पुट कर लीजिए। ध्यान दें, फिगर में हम थोड़ा-सा बना के दिखा देते हैं आपको। ओपी, ओपी कहाँ दिया है? यहाँ पर। इसकी वैल्यू दी हुई है आपकी एक्स प्लस वाई, ठीक है? और ओआर की वैल्यू कितनी दी है? ये है आपकी दी हुई है 16। इसका मतलब कि एक्स प्लस वाई बराबर 16। ये बराबर दोनों आपस में होना चाहिए। ओएस की वैल्यू दी हुई है वाई प्लस 7, ठीक है? और आपका ओक्यू भी दिया होगा। ओक्यू आपकी 20 दी हुई है, बिल्कुल। तो इसका मतलब कि y प्लस 7 बराबर 20 दिया हुआ है। तो यहाँ से y की वैल्यू 13 निकल गई कि नहीं निकल गई? अब इस 13 को इसमें पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 16। इसका मतलब x की वैल्यू 3 आ गई। 16 में से 13 जा 3 आ गई। x की वैल्यू जब 3 आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x और y की वैल्यू 13 हो गई। दोनों मिल ही गया है। तो आपको बताना है 7x माइनस वाई। 7x की वैल्यू 3 है माइनस y की वैल्यू 13 है। तो 70 के 21 माइनस 13 कितनी वैल्यू इसकी आंसर हो गई? 8। इस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर आपका 4। ये वाला आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। कभी भी आपका दे पैरेललोग्राम, यानी मतलब कि समांतर चतुर्भुज की जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं। मतलब इसके सेंटर से ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू को बराबर होगी और ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है? निकालना समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। सेशन समझ में आ रहा है? प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दें। अब आइए हम आपको 40 नंबर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 40 कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज है, मतलब कि ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम ऐसे बनता है, ऐसे, जिसकी कम से कम एक पेयर क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ठीक है ना? ये आपका कुछ टाइप का है। कह रहा है जिसका परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल मतलब परिमाप का मतलब होता है कि सभी भुजाओं का सम। परिमाप दिया हुआ है 52, ठीक है? और जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो क्षेत्रफल दिया हुआ है 128। तो मैं सबसे पहले बताना है आपको, कह रहा है कि यदि इसकी असमांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि यही असमांतर है, ये वाली चीज, इन दोनों का जो सम है वो 20 है और परिमाप 52 दिया है। तो इन दोनों का वैल्यू हम पता नहीं कर लेंगे? यही दोनों की वैल्यू पता करनी है हमको। तो क्या 52 में से हम 20 को निकाल दें तो हमारा कितना हो गया? 32। 32 क्या हो गया? ये वाली और ये वाली का सम हो गया। और हमको पता है कि समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या? सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। हाइट का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है? अब ये बताइए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 128 दिया हुआ है और ये 1/2 है और सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब कि ये इसकी और इसका सम, तो वही तो है। इसका और इसका सम कितना है? 32 है। तो यहाँ पर हम 32 रख दिए मल्टीप्लाई एच। इसको काट लिए 16 बार में, 16 से ये कट गया 8 बार में, 16/128। इसका मतलब हाइट कितना आ गया? 8। तो ये हाइट का मतलब इनके बीच की दूरी ही तो हाइट है।
और ये हाइट कहाँ है तो 4 है, ये गलत आंसर है। इसकी वैल्यू आपकी 8 आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम आपको 41 नंबर की तरफ लेकर के। बड़ा क्वेश्चन ये भी अच्छा है। कह रहा है कि किसी आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो 48 मीटर स्क्वायर है। इसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो किसी व्यक्ति को 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से खेत को बिकटता पार करने में कितना समय लगेगा। ये आपका एक आयताकार खेत है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 मीटर। इसकी एक भुजा 6 मीटर दी। ये बताइए आयताकार खेत का जो भी आयताकार चीज होती है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और जिसकी वैल्यू 48 दिया हुआ है। मान लीजिए आपको लंबाई फाइंड करनी हो, एल रख लेते हैं, बी की वैल्यू 6 रख लिए, ये 48 हो गया। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48/6 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 8, लंबाई 8 हो गया और आपकी चौड़ाई 6 दी हुई है। अब ये कह रहा है यहाँ से ये चीज यहाँ से यहाँ तक जाती है, ये बिगड़ता है। इसका मतलब कि ये आपकी 6 दे दिए और ये 8 दे दे, तो ये ट्रिपलेट नहीं बन गया आपका 10। 6 8 10 का ट्रिपलेट बन गया ना। ट्रिपलेट का मतलब कि 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यही होगा। तो ये 10 बन गया। ये बताइए बिगड़ता जा रहा है कितना 20 मीटर प्रति मिनट। इसका मतलब कि वो 1 मिनट में 20 मीटर जा रहा है। तो हमको तो 10 ही मीटर जाना है ना। ये बच्चे जब 10 मीटर जाएगा, जब 20 का हाफ कर रहे हैं 10, तो 1 मिनट का हाफ कितना होगा हाफ मिनट होगा। और हाफ मिनट का मतलब कितना, तो 30 सेकंड होगा। इसका मतलब 30 सेकंड 10 मीटर में जाएगा। तो ऑप्शन कितना लगेगा 30 मिनट 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सही बिल्कुल उन्होंने भी लगाया है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि एक जो आपका दिया हुआ है, अगला पॉइंट ध्यान दें। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक भुजा है, एक भुजा मतलब करे कि भुजाएं दी हुई हैं किसी धातु ठोस की। ये 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की। ये तीन धातुएं हैं जो ठोस घनों को मिलाकर पिघलाया गया है एक अकेला ठोस घन बना रही है। मतलब कि छोटे छोटे इस प्रकार के जो घन हैं, ये मान लीजिए ये 3 घन हैं। इन 3 घनों का जो मिला करके आपका एक बड़ा सा ठोस घन बनाया जा रहा है, बड़ा सा। तो बताओ तीनों को मिला करके यदि उन तीनों का आयतन देखा जाए तो इसके आयतन के ही तो बराबर होगा। हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इसका यदि इसका आयतन निकालें तो 8 का क्यूब निकालेंगे, 6 का क्यूब निकालेंगे और 10 का क्यूब निकालेंगे, तो इसके क्यूब के ही तो बराबर होगा। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए कि कितना हो रहा है 500 और 2 700, ये हो जाएगा 1700, और 12 और 16 28, मतलब 1728 होगा बराबर। ये आपका जो घन है उसका क्यूब है। ये बात है किसका क्यूब है, ये इसको हम क्यूब इधर करें 1728, और इसकी हम बात करें भुजा की, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये किसका 1728 किसका है तो 12 का क्यूब है ना। इसका मतलब जो साइड होगा बड़े वाले का, उसकी भुजा जो होगी वो 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट इन्होंने भी लगाया है। 42 के बाद से हम 43 नंबर की तरफ आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है एक प्रेक्षण है जो आपकी वैल्यू दी हुई है उसका माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है इसका मीडियन निकालना है। ठीक है ना। मीन ऑफ द मीडियन, मीडियन और मोड, मोड और मीडियन निकाल करके फिर उनका आपको क्या निकालना मीन निकालना है। तो मध्यिका कैसे, मध्यिका दो होता है। एक जब आपका नंबर ऑफ टर्म्स आपका इवन हो और ऑड हो, अलग 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 होगा। यदि ऑड होता है मतलब कि जब आपका विषम संख्या होगा, तो विषम के लिए क्या करेंगे हम देखेंगे। यदि n बराबर मान लीजिए 9 है तो 9 में एक जोड़ देंगे, इसका मतलब कि 10वां नंबर आपका मध्यिका हो जाएगा। लेकिन यदि आपका इवन होगा तो इवन के लिए क्या होगा कि मतलब मिडिल के दो नंबर को हम जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। या तो एक फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2वां प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2। लेकिन सबसे पहले इनको करने से पहले हम क्या करेंगे, इनको करने से पहले हम इनका पहले एक सीरीज देखेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को सजा लेते हैं, मतलब कि आरोही क्रम में। तो सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है 20, यहाँ पे 20 लिखते हैं। उसके बाद से इससे बड़ा आपका 28, उससे बड़ा कितना है तो 30, 30 से बड़ा कौन सा है तो 45 है। 45 के बाद से कौन सा दिख रहा है आपको
तो 45 के बाद से 55 दिख रहा है, 55 के बाद से कौन-सा दिख रहा है? 56 दिख रहा है। ध्यान देंगे 56 2 बार है। उसके बाद से कितना है? 56 के बाद से आपका 60 है। उसके बाद से आपका 61 है। काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक नंबर यहाँ पे मिस है, कौन-सा है ध्यान देंगे? 55 हो गया है, 20, 26 नहीं हुआ है। यानी यहाँ पर हम 20 रख लेंगे, यहाँ पे 26 रख लेंगे। 20, 26, 28 अब हो गया। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, तो इवन आ गया। इवन आ गया इसका मतलब कि 4 नंबर इधर से छाँट दीजिए, 4 नंबर इधर से छाँट दीजिए। आसान वाले तरीके को समझ लीजिए और बीच वाले 2 नंबर को देख लीजिए। इन दोनों नंबर को जोड़ करके और 2 से डिवाइड करा देंगे। तो 5, 5, 10 अब 5, 4, 9, 1 10/2। ये कितना हो गया? 50। इसका मतलब मध्यिका 50 आ गई। दूसरा निकालना है आपका मोड। मोड का मतलब होता है बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है? सब लोग जानते हैं। बहुलक का मतलब होता है जिसकी इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार एक ही बार नंबर आया, 56, 56 2 बार आया है। इसका मतलब बहुलक कितना हो गया? तो 56 हो गया। अब इनका क्या करना है? मध्यिका और बहुलक दोनों का माध्य निकालना है। तो 50 और 56 का माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ लेते हैं और देखते हैं कितनी बार है वो नंबर, उतने नंबर से डिवाइड करा देते हैं। 2 नंबर है, 2 से डिवाइड करा देंगे। 50 6 56/2। इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 50 100 106/2। 2 पचे 10, 2 तिये 6। कितना हो गया आपका? 53 आंसर होगा। 53 ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कार्ड वाला क्वेश्चन है ये, मतलब कि ताश वाले क्वेश्चन है। इस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि आप लोग पता है ना कि जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड में आपके 26 आपके रेड कार्ड होते हैं, 26 आपके ब्लैक कार्ड होते हैं। मतलब कि 26 लाल कार्ड और 26 आपके काले कार्ड, ठीक है ना? आपके जैसे आपकी डायमंड और हार्ट होते हैं, इसमें आपके 13 डायमंड होगी और 13 हार्ट होगा। इसमें 13 स्पेड होता है और 13 क्लब होता है, ठीक है? खैर इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, टोटल गड्डी है, उस गड्डी में से एक कार्ड को निकाला जाता है। ये बताओ 52 में से ही तो निकाला जाएगा, तो टोटल इसकी जो संभावित संख्या है, टोटल जो आपका नंबर है नीचे 52 है, उसमें क्या निकाला जा रहा है? कह रहा है कि निकाले गए कार्ड 10, मतलब कि 10 और एक लाल बादशाह। लाल बादशाह का मतलब हम रेड वाले की ही बात करेंगे। मान लीजिए रेड है, तो टोटल आपके जो बादशाह होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल बादशाह आपके 4 होते हैं। लेकिन हमको केवल लाल की बात करेंगे तो 2 बादशाह हो गए ना, 2 ही तो बादशाह हो गए। 2 बादशाह ये हो गए, 2 किंग, बादशाह मतलब 2 किंग हो गए। उसके बाद कह रहा है कि 10, 10 आने की संख्या मतलब क्या होती है? 10 आपके हर कार्ड में से होंगे, एक इसमें से भी, एक इसमें से भी, एक इसमें से भी, एक इसमें से भी। 2 से लेकर के 10 कार्ड जो होते हैं, वो हर में होते हैं 2, मतलब आपके चारों पार्ट में होंगे। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसका मतलब 4 कार्ड उसके हो गए। इसका मतलब 6 कार्ड टोटल हो गए 52 कार्ड में से। तो आपकी जो इसकी जो वैल्यू आ गई 3 दूना 6 और 26 दूना 52। ठीक है ना? इसकी कंप्लीट वीडियो मेरी आएगी आपकी ताश वाले पे, कार्ड वाले पे। वो क्वेश्चन आ भी रहा है फ्रीक्वेंट, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी की। तो 3/26 इसके आंसर है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर आपका 1 में। सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 87 और 123 को भाग देने पर 7 और 3 शेष बचे? ध्यान दें, ये 87 है और ये 123 है। पहली बात कि जो शेष बच रहा है उसको आप माइनस कर लीजिए। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 120। और बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो बड़ी का मतलब इसका एचसीएफ निकालना है। तो 80 को 120, मतलब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 80 एकने 80, ये 40 हो गया। ये है भाग विधि निकालने का। जो शेषफल आता है उसको फिर हम मतलब भाजक बना लेते हैं और फिर 80 को यहाँ पर रख लेते हैं। तो 40 दूना 80 किस नंबर से कटा है? 40 से कटा है। तो 40 का क्या होगा? एचसीएफ। इसका मतलब 40 इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 45 के बाद से 46, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन है। कह रहा है कि जिस पे देखिए 0.4 बार है और 0.6 बार है। जिस पे बार होता है ना, बार को हटाने का फार्मूला क्या कहता है कि बार है उसको, बार को हटा लीजिए और जितने पे बार है उतना 9 नीचे लिख दीजिए। और दशमलव के पहले कोई अंक नहीं, अंक रहता तो उतना जीरो बढ़ा लेते, लेकिन अंक नहीं है तो छोड़ देंगे। और दशमलव के पहले भी कोई अंक नहीं, इसको भी कोई बात नहीं करेंगे। तो 4/9 हो गया और इसको क्या लिखेंगे? तो 6/9 लिखेंगे। इसको जोड़ लेंगे तो 10/9 होगा, क्योंकि दोनों का हर आपका बराबर है तो 10/9 हो जाएगा।
ये नहीं कि आप पहला दिन पढ़ रहे हैं मैथ आपको आ जाएगा, नहीं। इसे प्रैक्टिस करने से जो बच्चे प्रैक्टिस किए होंगे उनको सॉल्यूशन देखने के उनके लिए है। यदि आपका भी इस प्रकार से क्वेश्चन मान लो डायरेक्ट इसी टाइप का हिट करने के लिए आ जाता, आप इसको इस तरीके से कर लीजिएगा। मान लीजिए 0.44 दे देते, इसको आप क्या लिखेंगे, बार यहाँ पर लगा दें, इसको 99 आप लिखेंगे, मतलब कि 44/99 लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा एक सही 1/9। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका 1 से 1/9 होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर आपको बताना है इसमें। तो दिया है 4/7, 9/16 और 7 करने 7 2 9/7 और ये है 3/5। आप इसके सभी एलसीएम या तो बराबर कर लीजिए, या तो फिर क्या करिए, इसको हम डेसिमल में, मतलब कि डेसिमल में चेंज कर लें। मतलब 4/7 की वैल्यू या तो देख लें कितना हो रहा है, इस प्रकार से। तो अब मेरे ख्याल से मैं तो डेसिमल पे ही देख लेता हूँ। आपको 4 में 7 से डिवाइड करने के लिए बोला जाए यहाँ पे आसान तरीके से, तो आपको ये तो करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, पेपर 2 दे रहे हैं तो। तो ये हो जाएगा, दशमलव लगाएँगे तो 0.40 हो जाएगा। तो 7 चौकोट 7 पचे 35, 5 7 सत्ते 49, लगभग इतना ही डिजिट छोड़ दीजिए, 0.57 होगा। ये देख लीजिए, ये हो जाएगा 0 16 चौको 64, 16 पचे 80, 16 पचे 80, 10 16 छक्के 96, इतना हो गया, छोड़ दीजिए इसको भी। अब देखिए इसको देख लीजिए, ये 9/7 है, सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है, 9/7। तो इस ये हो जाएगा 1 पॉइंट, इसको लगाने की जरूरत नहीं, यही बड़ा हो गया सबसे। अब इसको देख लीजिए 0.6, इसका मतलब सबसे छोटा ये दिख रहा है और सबसे बड़ा ये दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है। इन दोनों भिन्नों का अंतर बताना, मतलब कि 9/7 माइनस 9/16, यही है ना। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 होगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 7 112, 16 16 इसको इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 एकन्ने 7, 7 छक्के 42, मतलब कि ये दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन है। तो 16 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 16 नंबर कितना होता है, 144 माइनस 9 सत्ते 63, माइनस कर लीजिए, 4 में से 3 जाए 1 और 14 में से 6 जाए 8/112, कितना आंसर हो गया, 4 नंबर। इतना तो सबको आएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 के बाद से 48 नंबर। किसी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है। अच्छा क्वेश्चन। कोई मान लीजिए इकाई का अंक हम ले रहे हैं, उस इकाई के अंक उस वर्ग, मतलब किसी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक उस संख्या की इकाई के अंक से 2 अधिक है, तो कौन सी संख्या उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। मान लीजिए हम कोई अंक ले रहे हैं, हम ले ले रहे हैं 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। अब ये कह रहा है कि संख्या के वर्ग के इकाई का अंक उस संख्या के, इस संख्या के एक ही है, इसके इकाई अंक से 2 अधिक है। तो क्या इस 3 से 2 अधिक है ये 5? बिल्कुल नहीं है ये। तो इसी प्रकार से आपको चेक करना है, ये तो नहीं है। तो आपको दिखाना है कि वो कौन सा उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम ले लें आपका 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। अब 25 का मतलब इसका इकाई अंक कितना है, 5। ये बताइए, तो इसके इकाई अंक से 2 अधिक है, इसका मतलब कि 3 + 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 है। इसका मतलब ये वाला ही डिजिट सही है। मतलब ये वाला आपका इकाई अंक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ये क्वेश्चन है आपका हीट एंड ट्रायल विधि से। आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन है a बराबर 1 रखना है, b बराबर 5 रखना है और देख लेना है क्या ये रखने के बाद से नीचे वाली वैल्यू सही आ रही है कि गलत। जैसे हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, a बराबर 1 रखना है तो 2 1, 1 बराबर 1, नीचे b की वैल्यू 5, 5 2 1, क्या 21 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा, बिल्कुल। ये वाला तो आंसर ही गलत हो गया, ये काट दीजिए। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। चलिए 2 ए की जगह पे 5 रखना है, 5 रख लिया, ये 5 रख लिया, मल्टीप्लाई, इसका मतलब कि 25 पचे 125 होना चाहिए, यही होगा ना। अब देखिए बी की वैल्यू हमको 1 रखनी है यहाँ पर, और ये लिखा है 2 और ये 5, मतलब ए की वैल्यू 5 है, 5 है, 5 रखेंगे, 5 रख लिए। इसका मतलब यहाँ पे ये वाली वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई, यहीं पे आंसर हमको मिल गया, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, शानदार था। थोड़ा-सा आपको ध्यान भटकाने की चीज़ें दी गई थी। कह रहा है कि यदि a माइनस बी की वैल्यू दिया है, ए बी की वैल्यू दिया है, a प्लस बी का बात बताना है। वही एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यदि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो आप यही लिखते हैं ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और यदि आप a माइनस बी का होल का स्क्वायर लिखें,
तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं। हम कहें कि आपको इसके बराबर लिखना है तो इसमें क्या करना चाहिए हमको, इसमें हमको क्या कर देना चाहिए, प्लस 4ab जोड़ देंगे। तो फॉर प्लस 4ab जोड़ देंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस प्लस 4ab इधर जोड़ेंगे तो प्लस 4ab इधर इधर भी तो जोड़ेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर आपका प्लस 2ab हो जाएगा। मतलब ये वाला चीज इस वाले के बराबर होगा, इतने के बराबर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हम कहें कि सर आप a प्लस बी का होल का स्क्वायर लिख रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल का स्क्वायर प्लस 4ab के बराबर। a प्लस बी आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं। तो a माइनस बी की वैल्यू 11/5 है तो ये 121/25 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा ए बी की वैल्यू 3/4 है, इसको इससे काट लीजिए। 121/25 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 121 प्लस 75/25 हो जाएगा। 121 और 75 कितना हो जाएगा, 5 1 6 7 2 9 और ये 196/25 और ये क्या है, तो a प्लस बी का होल का स्क्वायर है। ये स्क्वायर रूट इधर आके चला जाएगा तो ये हो जाएगा अंदर में स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा 16/5। कितना हो जाएगा, 16/5 को हम क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। 16/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 3 15 1/5, 3 सही 1/5। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्लियर है, ए आपका सही है। चलिए 50 के बाद से 51 नंबर पे आते हैं हम। 51 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। अब यहाँ से आपको ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको समझ लेना है, बस आपका आंसर निकलता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक दशमलव संख्या है जो ये 1.5 0.23 1.4 इस प्रकार से लिखा गया है और उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। तब एक विद्यार्थी इसको क्या करता है, इस प्रकार के रूप में व्यवस्थित कर दिया है। ठीक है, तो बताना है कि उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा। पहले आप जो देख रहे हैं, क्या वो बच्चा जो लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है? क्या 0.23 बड़ा है कि 0.034 बड़ा है? आप इसको तो आरोही क्रम मतलब कि छोटे से बड़े क्रम में बढ़ाना है। मेरे ख्याल से ये छोटा है और ये बड़ा है, तो गलत कर दिया है लड़का। यानी लड़का किस बात का ध्यान नहीं दिया है, लड़के को ये लगा है कि दशमलव के बाद से जो जितना बड़ा नंबर होगा, जितना ज्यादा नंबर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो चीज उतनी बड़ी होती जाएगी। लेकिन उसके दिमाग में ये भ्रांतिक प्रकार की, मतलब दिमाग में उसको गलत चीजें मतलब आ गई थी। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है कि शिक्षिका को विद्यार्थी को दशमलव संख्याओं को क्रमबद्ध करने के नियमों को प्रत्यास्मरण का मतलब याद। यहाँ पे ये पेडागोजी में इस प्रकार की चीजें बिल्कुल बात ही नहीं की जाती है, तो ऐसा ही खत्म हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, विद्यार्थी में उस दशमलव संख्या को बड़ा मानने की एक भ्रांति विकसित हो गई है, दशमलव भाग में अधिक अंक को दिखाया गया। बिल्कुल बात सत्य है, यही बात सत्य है, उसके मन में भ्रांति पैदा हो गई है। ठीक है ना। विद्यार्थी ने दशमलव संख्या को सही क्रम में बिल्कुल गलत लिखा है। विद्यार्थी ने दशमलव संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने में असावधानी वश त्रुटि की, ये बिल्कुल गलत है। यदि उसको आता तो एक त्रुटि नहीं करता, ठीक है ना। अवरोही क्रम नहीं, आरोही क्रम की ही बात की जा रही है, तो उसके उनके अंदर भ्रांति उत्पन्न हुई है। ठीक है, 52 नंबर देखते हैं। एक शिक्षक ने बच्चों को एक एक इकाई के 6 वर्ग फिट काटने को कहा है, फिर पूछा इन वर्गों का आप उपयोग करके आप और कितनी विभिन्न आकृतियां बना सकते हो और सबसे अधिक परिमाप वाली कौन सी आकृति बनेगी। इस क्रियाकलाप का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? पहला क्या है, बच्चों को क्षेत्रफल और परिमाप के अधिगम का आकलन कराना। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दूसरा है याद किए हुए सूत्रों को एक नए संदर्भ में लागू करना। बच्चों को एक सामूहिक कार्य में संलग्न रखना। कह रहा है कि सृजनात्मक विशिष्टात्मक कौशल विकसित करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, जब आप कुछ कोई एक्टिविटी करा रहे हैं ना, तो जब एक्टिविटी करा मतलब कि आप उसको किसी नए ढंग से उसको याद करा, मतलब उसको आप एक नए ढंग से कराने की आप कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपने याद किया हुआ है, अब आपको रटना तो है नहीं, तो जो आप याद की उन चीजों को आप दिमाग से हटा करके उसको एक नए क्रिएटिव माइंड से सेट करा रहे हैं। इसका मतलब कि उस याद किए हुए सूत्र को एक नए संदर्भ में लागू करा रहे हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका मेरे ख्याल से बी सही होना चाहिए। चलिए 52 के बाद से 53 नंबर। एक बच्चा है जो समीकरण दिया गया है इसको हल करने के लिए, और वो हल करता है इस प्रकार। क्या वो समीकरण सही हल किया है? बिल्कुल नहीं, वो गलत हल किया है।
उस बच्चे के लिए सर्वोत्तम उपचारात्मक कार्यनीति क्या? मतलब आप क्या करेंगे कि बच्चा सही से गलत किया है, आप क्या करेंगे उसको सही सही दिखाने का? नीचे देखते हैं कि बच्चे को सवाल सरल भाषा में समझाएँ, बच्चे को समीकरण हल करने वाले बहुत सारे सवाल कराएँ, ये बिल्कुल नहीं। शामपट पर उसी समीकरण को हल करने के लिए बच्चे से कहें, फिर वो गलत किया है तो दोबारा उस पे प्रेशराइज़ नहीं करना है। वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हुए क्षमता की अवधारणा का अवलोकन कराएँ, बिल्कुल। उसको क्या करें कि जो आप क्वेश्चन समझाए हैं जिस विधि से, हो सकता है उस विधि से उसको ना समझ में आए, तो उसको दूसरी विधि से उसको समझाने की पूर्णतः प्रयास करें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 54 नंबर आपके सामने है। कह रहा है कि राष्ट्रीय परिचर्चा पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अंकगणित और बीजगणितीय शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों में वो कौन से महत्वपूर्ण कौशल है जो विकसित किए जाने चाहिए? देखिए, कह रहा है कि संबंधों को पैटर्न खोजना, मतलब कि मान लीजिए कोई रीजनिंग या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके सामने हैं, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार की चीजें डॉट डॉट करके आपको बताना है कि आगे सीरीज दिखानी है। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक देखेंगे इस पैटर्न में किस प्रकार के संबंध स्थापित है, उसी प्रकार से अगला नंबर हमारा 10 के बाद से 12 हो रहा है। 12 क्यों हो रहा है कि सब में गैप गैप 2 की आ रही है, मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। तो ये महत्वपूर्ण कौशल दिखाना चाहिए कि जो पैटर्न है, पैटर्न को खोजने का तरीका दिखाना चाहिए। पहले तो ऑप्शन नंबर ए तो 100% होगा। ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर ये कट गया, अब आ गया ए बी डी और ए सी। अब दूसरे वाले पे आते हैं। बीजगणितीय सर्व समीकरणों को याद याद करने की बिल्कुल बात खत्म होती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हम हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ ये खत्म हो, बच गया ऑप्शन नंबर सी, ए और सी। अब सी देखेंगे, संख्याओं के मध्य संबंध देखना, बात वही है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध स्थापित, उसी प्रकार से हिसाब से आपका अगला भी क्वेश्चन आपका अगला है, यहाँ पे पैटर्न आएंगे। मतलब संबंध पैटर्नों को खोजना और उसके मध्य संबंध स्थापित करना, किस प्रकार से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट मैं मैथ्स का पेडागोजी के साथ साथ सारे सॉल्यूशन भी मैंने कराया है। सेशन प्लीज सच में पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। करे कि कक्षा 8 के आकृतियां पढ़ाने के बाद से शिक्षिका ने ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने आकृति पढ़ाई, पढ़ाने के बाद से एक ऐतिहासिक स्थानों की योजना बना रही है घूमने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? आकृति वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है और इस तरह की यात्राएं विभिन्न विषयों से संबंधों को बढ़ाती है। बिल्कुल बात सही है, अलग अलग आपके अंग हैं वास्तुकला के, और ये आप जब यात्रा करेंगे तो उन सभी अलग अलग पहलुओं पे ये संबंध को बढ़ाएगी, संबंध पे बात करने की, विचार करने के, बच्चों के अंदर एक जागृति और एक नए समझ सोच कौशल विकसित होगा। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यहीं पे होता है। अगला देख लेते हैं। यह गणित की कक्षा के नियमित शिक्षण से विराम होगा, बिल्कुल गलत बात है। क्षेत्र यात्रा सीबीसी ये सिफारिश की बात इसी यहाँ से बात करनी ही नहीं है। पाठ्यक्रम पूरा कर लिएगा, मजे के लिए नहीं घूम रही है। उनको एक अलग अलग विषयों पर संबंध को बढ़ाने के लिए, छात्रों के ज्ञान कौशल को बढ़ाने के लिए बातें वो मतलब यात्रा करा रही है। ठीक है, 55 के बाद से 56 नंबर कह रहा है कि गणित की एक शिक्षिका है उमा, उन्होंने एक विद्यार्थी से पूछा कि बेलन के कितने किनारे होते हैं। विद्यार्थी ने उत्तर दिया 2। फिर उमा को क्या चाहिए? उमा को चाहिए कि बेलन की आकृति श्यामपट्ट पर बनाए और उसमें किनारे को दर्शाए। अब फिर वो बेलन को बना रहे हैं। देखिए, जब ये चीजें थोड़ी सी यदि बच्चे को प्रैक्टिकल तरीके से कराया जाए, तो मतलब कि क्रिएटिव तरीके से कराया जाए क्रियाकलाप से, तो ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा ऑप्शन मेरे ख्याल से अब इसको स्टॉप रखे हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट, विद्यार्थी के हाथों में बेलन दे और प्रश्न दोबारा पूछे। विद्यार्थी को गलत उत्तर के लिए दंडित करें, हटा दीजिए बिल्कुल। सही उत्तर बताया ही नहीं है तो फिर वो प्रशंसा न करें। सबसे पहले क्या करेंगे, उसके हाथ में क्रिएटिव तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज कराएं, उसको हाथ में एक बेलन दें और फिर करें, आप बताइए इसमें कितने आपके आपके किनारे हैं। तो किनारे देख करके आपको कंप्लीट इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेगा, समझ पाएगा कि उसके हाथ में बेलन रहेगा। तो क्रियाकलाप के माइंड से, प्रैक्टिकल के मदद से वो क्या कर सकता है, उन चीजों को बता सकता है। ठीक है ना? तो क्योंकि वो आकृति तो आप पहले भी बना के समझाए होंगे, उसके मतलब उसको नहीं समझ में आया तभी तो गलत बता रहा है। इसका मतलब उसको आप प्रैक्टिकल तरीके से समझाइए, उसको चीजें लाकर सामने दिखाइए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस बात को सोचना है आपको दिमाग में एग्जाम में। कह रहा है कि एक शिक्षक है जो बच्चों को एक वर्गाकार ग्रिड पर बनी हुई छवि देते हैं और कहते हैं इसको बड़ी और छोटी पार्श्व छवि को बनाइए। इसका जो ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अंक गणित और ज्यामिति के एकीकृत करने के अवसर प्रदान करने के लिए, कह रहा है कि सर्वांग क्षमता और समानता की अवधारणा परिचय देने के लिए। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी सही है कि जो आपकी
इसमें मतलब वर्गाकार ग्रिड बनी हुई है, इसका मतलब इसमें क्या दिखाएँगे आप, सिमिलैरिटी, कांग्रुएंसी के रूल दिखाएँगे। इसकी छवि इस पे बन रही है कि नहीं बन रही है, पार्श्व छोटी है, बड़ी है। इस प्रकार के क्रियाकलाप का उद्देश्य ये नहीं होगा। अच्छा, उद्देश्य नहीं होगा, ये बात की जा रही है। 1 मिनट, उद्देश्य नहीं बात की जा रही है ना? हाँ, ठीक, ठीक, ठीक। उद्देश्य बात नहीं की जा रही है। तो ये मेरे ख्याल से ऑप्शन ये होना चाहिए। इसका जो ऑप्शन 1 सेकंड, कहाँ गया? ये तो हो गया था ना? हाँ, कह रहा है कि उद्देश्य नहीं होगा। कह रहा है कि सर्वांग क्षमता और समानता की अवधारणा का परिचय देने के लिए। कह रहा है कि यह क्रियाकलाप कराने के उद्देश्य नहीं होगा। तो ज्यामितीय एकीकृत, कह रहा है कि भिन्नों के अनुप्रयोगों का अभ्यास प्रदान करने के लिए। तो ये तो ग्रिड से भिन्नों का अनुप्रयोग को अभ्यास प्रदान करने के लिए हो सकता है। भिन्न को देख सकते हो, ग्रिड की पद्धति से आप ग्रीड कर सकते हैं, ये तो सही है। कह रहा है कि समानता अनुपात और समानुपात का ये भी बिल्कुल सही है। अंकगणित और ज्यामिति को एकीकृत करने का, ये भी बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए, जो ये आपका परिचय देने के लिए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। 58 ध्यान दीजिए। कह रहा है कि गणित में बंद सिरे वाले प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हें बढ़ावा नहीं देते हैं? बढ़ावा नहीं देते हैं। देखिए, अपसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है? इसमें आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। इसमें दिमाग तार्किक होता है, मल्टीपल टाइप के आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, अपसारी वाली चीज में। दूसरा, ये वाले तो बढ़ावा नहीं देंगे। ठीक है, बंद सिरे वाले। कह रहा है कि अभिसारी चिंतन में क्या होता है? अब रचनात्मक, रचनात्मक मतलब क्या होता है? रचनात्मक में आपको जैसे-जैसे नई-नई चीज़ों का विकास होगा थोड़ा-सा इसमें, मतलब इसके साथ-साथ जब नई चीज़ों का खोज करेंगे, नए ऑर्डर तरीके से, नए थॉट से, तो वहाँ पे आपको उच्च स्तरीय प्रकार के आपके चिंतन कौशल होंगे। तो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ना कि बंद सिरे में। तो मेरे ख्याल से ए, सी और डी ये आपके 3 आंसर हैं। आपके ए, सी, डी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट हैं। अगला पॉइंट है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा गणित में विद्यार्थियों का आकलन का हिस्सा, ध्यान दीजिएगा हर जगह नहीं का ऑप्शन दिया है। ये बच्चे इसकी वजह से मेरे ख्याल से जो लड़का आंसर मारा है, ये सब ये नहीं को हटा करके मारा है। यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आकलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। किस प्रकार का आकलन का हिस्सा? देखिए यहाँ पर जब प्रत्यास्मरण दे दिया है ना, कह रहा है कि परिभाषाओं का याद नहीं करना, ये वाला ऑप्शन यहीं पे सही हो गया। देखिए उन्होंने बिल्कुल सही आंसर लगा दिया है, प्रत्यास्मरण होना चाहिए। तो ये गलत हुआ ना, गलत, इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, याद नहीं करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये केवल मैथ्स का मैंने बताया है। पहले भारतीय गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने व्याख्या की कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है? ये सबसे पहले जो थे, ये आपके मेरे ख्याल से महावीर जी थे। कौन थे ये? महावीर जी थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि ऋणात्मक संख्या का आपका क्या होता है? वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो सही है। क्लियर है? तो इसमें मेरे ख्याल से 60 क्वेश्चन थे, मैंने बताया था इसमें। महावीर ही इसका आंसर सही होगा। चलिए, आगे की बढ़ते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन यहीं पे समाप्त खत्म हो जाता है। मैंने सभी चीज़ों को कंप्लीट करा दिया है। सेशन आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। धन्यवाद।